क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, टॉपिक क्या है? रेंज ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम्स अक्रॉस वेरियस डिसेबिलिटीज की विभिन्न अक्षमताओं में अधिगम समस्याओं की सीमा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो अलग अलग तरह की जो डिसेबिलिटीज है उनमें कौन कौन सी लर्निंग प्रॉब्लम्स है जिसका सामना बच्चों को करना पड़ता है। ठीक है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं लर्निंग प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, हम अलग अलग डिसेबिलिटीज़ की बात करेंगे और उसमें बच्चों को किस किस तरह की लर्निंग प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है हम उसकी बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिर तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रेंज ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम्स अक्रॉस वेरियस डिसेबिलिटी की विभिन्न अक्षमताओं में अधिगम समस्याओं की सीमा। ठीक है। तो हम अलग अलग जो डिसेबिलिटीज है हम उसके बारे में जानेंगे, किस डिसेबिलिटी में बच्चों को कौन कौन सी लर्निंग प्रॉब्लम होती है हम उस पर बात करेंगे। तो देखिए, जब हम बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी की हम बात करते हैं, ठीक है। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज आर एन अम्ब्रेला टर्म फॉर अ वैरायटी ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम्स की अधिगम की अक्षमताएं सीखने की कई तरह की समस्याओं के लिए एक ही शब्द है। अब देखिए, बच्चे जब सीखते हैं ना तो उनको कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। कोई बच्चा, किसी बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है, किसी बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, किसी बच्चे को याद नहीं रहता, किसी बच्चे को जो मैथ की जो क्वेश्चन है उसमें दिक्कत होती है सॉल्व करने में। कोई बच्चा ऐसा है कि हम उसको देखते हैं कि वो, उसका ध्यान ही एक जगह नहीं लगता, उसका ध्यान बार बार क्लास में भटकता रहता है। तो लर्निंग प्रॉब्लम्स अलग अलग तरह की होती है और इनके लिए जो एक अम्ब्रेला टर्म जो यूज किया गया है इन सभी के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम की अक्षमता। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज आर न्यूरोलॉजिकली बेस्ड प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स की अधिगम की अक्षमताएं तंत्रिका विज्ञान पर आधारित प्रसंस्करण संबंधी समस्याएं हैं। तो देखिए, जब हम न्यूरोलॉजिकली बेस्ड प्रोसेसिंग प्रॉब्लम की बात करते हैं तो जिसका जो संबंध है हमारी नर्व से है। ठीक है। और इसका जो असर किस पे पड़ता है? हमारे दिमाग पे पड़ता है, हमारी जो बैकबोन है उस पर असर पड़ता है। और इससे फिर क्या होता है? बच्चों को सीखने में समस्याएं होती हैं। तो सीखने की अक्षमता हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकती है, माइल्ड से लेकर सेवियर तक के हो सकती है। ठीक है। स्टार्टिंग स्टेज में भी है कि बच्चों, कोई बच्चा है जिसको थोड़ी कम होती है, लेकिन अगर सही टाइम पे उसकी समस्या को आइडेंटिफाई नहीं किया गया तो ये समस्या धीरे धीरे बढ़ भी सकती है। दिस इंक्लूड्स प्रॉब्लम्स विद रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स, रीजनिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग की इसमें पढ़ने, लिखने, गणित, तर्क करने, सुनने, बोलने, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। और मान लो इन समस्याएं जो है स्टार्टिंग में बच्चा जब छोटा रहता है वहां से जो प्रॉब्लम बच्चों की स्टार्ट होती है, अगर स्टार्टिंग में इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं किया गया, इन प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं जाना गया, इन प्रॉब्लम्स पर ध्यान नहीं दिया गया, तो बच्चे जो प्रॉब्लम्स है धीरे धीरे आगे चलकर बड़ी हो सकती हैं। तो इसलिए तो आपको सिलेबस में ये चीज़ बताई जा रही है ताकि आप भी इन चीज़ों को लेकर अवेयर हो सके। आप भी जब बच्चों को इन प्रॉब्लम से मतलब सामना करता हुआ आप देखें तो आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप इनिशिएटिव ले सकें, इसलिए आपको इस सिलेबस में ये टॉपिक दिया गया है। लर्निंग डिसेबिलिटीज आर अ ग्रुप ऑफ न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर, जैसे हमने बात की कि सीखने की अक्षमता न्यूरो डेवलपमेंट विकारों का एक समूह है जिसका संबंध हमारी नर्व सिस्टम से है और इसका असर हमारे माइंड पे पड़ता है। ठीक है। हमारे बैकबोन पे असर पड़ता है और सीधा सा इससे हमें जब हमारी शरीर फिट नहीं होगी, अंदर से हम ठीक नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं इसका हमारी लर्निंग पे सीधा असर पड़ता है। ठीक है। इट कैन एम्पेयर अ पर्सन एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स, की ये किसी व्यक्ति की नई चीजें सीखने की जो क्षमता है उसको बाधित करता है, उसमें बाधा उत्पन्न करता है। इसमें व्यक्ति को बोलने, पढ़ने, लिखने, ध्यान देने, जानकारी को समझने, चीजों को याद रखने, गणितीय गणना करने जैसे कार्यों में परेशानी हो सकती है। ठीक है। तो ये अलग अलग जो प्रॉब्लम्स हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटीज की वजह से बच्चों को हो सकती हैं। Learning disorder indicate that the brain absorb the and process information in an abnormal way, कि सीखने के जो विकार हैं
ठीक है, जो डिसेबिलिटी है, ये संकेत देते हैं कि मस्तिष्क जानकारी को एक असामान्य तरीके से ग्रहण करता है। मतलब सामान्य तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं, याद कर लेते हैं ना, और असामान्य तरीके से हम चीज़ों को देख रहे हैं लेकिन याद नहीं कर पा रहे। हमारे सामने शब्द लिखे हैं लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे, हमारे हाथ में पेंसिल है लेकिन हम लिख नहीं पा रहे। तो सीखने के विकार संकेत देते हैं कि जो हमारा दिमाग है, हमारा माइंड है, जानकारी को एक सामान्य तरीके से ग्रहण नहीं कर पा रहा और उसके साथ काम नहीं कर पा रहा ठीक से। ठीक है, तो देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन अ पर्सन एक्सपेक्टेड स्किल बेस्ड ऑन एज एंड देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस, की उम्र के आधार पर किसी व्यक्ति के जो अपेक्षित कौशल और उनके शैक्षणिक प्रदर्शन के बीच एक विसंगति पाई जाती है। कि जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है, चाहे हम बात करते हैं एक बच्चा जो है 5 साल का है, एक बच्चा 10 साल का है, उस आधार पर उसकी क्या एकेडमिक परफॉर्मेंस होनी चाहिए, उस एज में उसकी क्या स्किल होनी चाहिए। अगर मान लो उस एज के हिसाब से ना उसकी जो एकेडमिक स्किल है, परफॉर्मेंस है, वो डेवलप हो रही है, ना उसको जो चीज़ें लिखना, बोलना, पढ़ना और ये चीज़ें आनी चाहिए उसको नहीं आ रही, तो मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इस तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी जो है उसका बच्चा सामना कर रहा है। ठीक है, तो आप भी देखो, आपके आसपास मान लो 5 साल के कोई बच्चा है या 10 साल का बच्चा है। ठीक है, तो 10 साल की उम्र में हम बच्चों से उम्मीद करते हैं कि नॉर्मल जो मैथमेटिक के क्वेश्चन है, प्लस माइनस है, कर लेंगे बच्चा, लिख लेगा, पढ़ लेगा, बोल लेगा, याद कर लेगा। लेकिन अगर इनमें बच्चों को दिक्कत हो रही है, बच्चे मैथ्स के जो सिंपल क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, लिख नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, ठीक है, ध्यान उनका नहीं लग रहा, तो मतलब कहीं ना कहीं बच्चा जो है इस तरह की जो लर्निंग जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसका सामना कर रहा है। और लर्निंग प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा है तो फिर ये देखना पड़ेगा कि उसको किस तरह की लर्निंग डिसेबिलिटी है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता के प्रकार। तो देखिए अलग अलग तरह की लर्निंग जो डिसेबिलिटी है, डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, डिसकैलकुलिया है, और ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी है, विजुअल मोटर डेफिसिट है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, मेमोरी प्रॉब्लम्स है। तो अलग अलग तरह की जो समस्याएं हैं जिसका सामना बच्चे करता है। ठीक है, मान लो कोई बच्चा ठीक से उस किसी बच्चे को आप देख रहे हो कि बच्चा 10 साल का हो गया लेकिन फिर भी नहीं पढ़ पा रहा, उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, अक्षरों को पहचान नहीं पा रहा, उसको पढ़ नहीं पा रहा, तो मतलब वो किसका सामना कर रहा है, किस तरह की डिसेबिलिटी का सामना कर रहा है, तो वो है डिसलेक्सिया। बच्चे को मैथ्स के क्वेश्चन जो है सिंपल प्लस माइनस करने में दिक्कत हो रही है, नंबर्स को पहचानने में दिक्कत हो रही है, मतलब डिसकैलकुलिया। ठीक है, तो इस तरह की अलग अलग जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि अच्छा बच्चों को ये प्रॉब्लम है तो वो किस डिसेबिलिटी का सामना कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन है आपको सीटेट के एग्जाम में भी देखने को मिल जाते हैं। तो एक एक करके हम इनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम डिसलेक्सिया की बात करते हैं। ठीक है, तो डिसलेक्सिया इज अ रीडिंग डिसेबिलिटी, कि डिसलेक्सिया एक पठन संबंधी अक्षमता है। ठीक है, मतलब क्या है कि जो बच्चा इस डिसेबिलिटी से पीड़ित है तो वो उसको पढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो दिस कॉजेज डिफिकल्टी इन रीडिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग लेटर्स एंड वर्ड, कि इसमें पढ़ने और अक्षरों और शब्दों को पहचानने में कठिनाई होती है। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वर्ड्स एंड आइडिया, कि इससे जब बच्चा पढ़ेगा नहीं, चीज़ों को समझ नहीं पाएगा, जब पढ़ेगा नहीं तो समझ नहीं पाएगा, तो इससे शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई होती है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रीडिंग डिसेबिलिटी, कि इसे पढ़ने की अक्षमता भी कहा जाता है। तो देखिए जैसे ही डिसलेक्सिया क्वेश्चन अगर आ जाता है, सीटेट में भी आ जाता है, तो मतलब ये जो प्रॉब्लम है क्या है, रीडिंग डिसेबिलिटी है। ठीक है, इसमें बच्चों को पढ़ने में समस्या का सामना करना पड़ता है, वो ठीक से पढ़ नहीं पाते, चाहे हम शब्द की बात करें, अक्षर की बात करें। फिर हम डिस्ग्राफिया पे आ जाते हैं। डिस्ग्राफिया क्या है, इसमें बच्चों को लिखने में दिक्कत होती है, बच्चे ठीक से लिख नहीं पाते। हम न्यूरोलॉजी की बात करें ना, तो इसमें बच्चा जो ग्रिपिंग है बच्चा ठीक से नहीं कर पाता, पेंसिल ठीक से पकड़ नहीं पाता, किस तरह से पकड़ना चाहिए उसको ठीक से बच्चा लिख नहीं पाता, जैसा आप इमेज में देख रहे हैं। तो इट इज़ अ राइटिंग डिसेबिलिटी डेट अफेक्ट्स राइटिंग एबिलिटी, की है लेखन संबंधी अक्षमता है जो क्षमता को प्रभावित करती है। ठीक है, इट कैन इन्वॉल्व डिफिकल्टी
विद राइटिंग एंड फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल का मतलब है, देखिए जब आप अपने हाथ को ध्यान से देखेंगे ना, तो एक तो मोटी नसें होती हैं और एक पतली नसें होती हैं जिनका जाल हमारी हड्डियों के ऊपर होता है, जिसको हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, यही आपकी जो ग्रिप है ना उंगलियों की, उसको मजबूत रखता है। लेकिन अगर यहाँ पर आपको दिक्कत हो गई, ये नसें लूज हो गई, ठीक है, तो फिर आपकी ग्रिप जो है वो अच्छी नहीं रह जाती। ठीक है, फिर आप सही से जो बारीक काम है ना, जैसे सिलाई हो गई, लिखना हो गया, ये काम ठीक से इंसान नहीं कर पाता। ठीक है, तो इट कैन इन्वॉल्व डिफिकल्टी विद राइटिंग एंड फाइन मोटर स्किल, की इसमें लिखने और सूक्ष्म कौशल, मोटर कौशल में कठिनाई हो सकती है। फाइन मोटर स्किल मतलब जो काम आप उंगलियों से करते हो, ठीक है, लिखना हो गया, सिलाई हो गया, पेंटिंग हो गया, जो काम आप उंगलियों की सहायता से करते हो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इट अफेक्ट्स द एबिलिटी टू कन्वर्ट थॉट्स इनटू रिटन लैंग्वेज, की यह विचारों को लिखित भाषा में बदलने की क्षमता को प्रभावित करता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बोलते तो अच्छा है, लेकिन जब उनको लिखने की बात आती है, छोटे बच्चों को देखना कि वो लिख नहीं पाते और टाइम से उनकी इस प्रॉब्लम को ध्यान में नहीं दिया जाता, तो वही बच्चे जब 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल के हो जाते हैं, तब भी उनको दिक्कत होती है, ठीक से लिख नहीं पाते। वो अक्सर मात्राओं में बच्चे गलती कर देते हैं, बहुत सारे ऐसे आपने देखे होंगे कि ठीक से उनको एक लेटर तक लिखना नहीं आता। ठीक है, तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं ना, अगर टाइम रहते हुए ठीक नहीं किया गया तो आगे चलकर बच्चों को दिक्कत हो सकती है। तो इट इंक्लूड्स एलिजिबल हैंड राइटिंग, ठीक है, इनकरेक्ट पेंसिल ग्रिप एंड राइटिंग स्पीड एंड स्पेलिंग, की इसमें लिखावट में अस्पष्टता होती है, पेंसिल या पेन गलत तरीके से पकड़ना, लिखने की जो गति है कि आप लिखने की गति बहुत स्लो होती है, ठीक है, आप ठीक से लिखते नहीं हैं और आप मात्राओं की भी बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं लिखने में। ठीक है, फिर हम डिसकैलकुलिया की बात करते हैं, तो देखिए यहां पर डिसग्राफिया का संबंध किससे हो गया, लिखने से संबंधी हो गया। ठीक है, इसको याद रखना। फिर डिसकैलकुलिया, इसका संबंध किससे है, मैथ से है। तो दिस इज अ मैथमेटिकल डिसेबिलिटी, की यह एक गणितीय अक्षमता है। अब यहाँ पर बच्चों को जो सिंपल मैथमेटिक्स के जो प्लस माइनस है, काउंटिंग है, इन चीजों में ही बच्चों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इंडिविजुअल में हैव अ पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथ सिंबल, की इसमें व्यक्तियों में गणित के प्रतीकों की खराब समझ हो सकती है। उनकी मैथ्स बिल्कुल खराब होती है, उनको नंबर्स में मैथ से डर लगता है, नंबर से डर लगता है। तो दे मे हैव डिफिकल्टी रिमेम्बरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग नंबर्स, की उन्हें संख्याओं को याद रखने और व्यवस्थित करने में कठिनाई हो सकती है। वो ठीक से घड़ी नहीं देख पाते, समय ठीक से नहीं बता पाते, छोटी सी जो काउंटिंग है वो भी ठीक से नहीं कर पाते। तो दे में हैव ट्रबल टेलिंग टाइम और काउंटिंग, की उन्हें समय बताने या गिनती करने में परेशानी हो सकती है। तो जहाँ डिसकैलकुलिया आई तो मतलब क्या है, मैथ से संबंधित डिसेबिलिटी है। डिसग्राफिया जो आ गया, वो किससे संबंधित है, लिखने से संबंधित है। डिसलेक्सिया की हम बात करें तो पढ़ने से संबंधित है। फिर हम ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर की बात करते हैं। तो अभी तक देखिए हमने बात की कि बच्चों को जो है लिखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मैथ्स के जो सिंपल से जो कैलकुलेशन है उसमें बच्चों को दिक्कत होती है। फिर हमने बात की, प्रॉब्लम की बात की कि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है। अब यहाँ पर हमें एक चीज और देखते हैं, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इसका संबंध सुनने से है। ठीक है, जब भी आए ऑडिटरी मतलब जहां पर जिसका संबंध है आवाज से, वॉइस से, सुनने से है, तो दिस इज अ हेयरिंग इम्पेयरमेंट, की यह श्रवण संबंधी एक क्षमता है। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं कि बच्चों को सुनाई नहीं देता, नहीं सुनाई देता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, इसमें बच्चों को शोर भरे वातावरण में ध्वनियों को समझने में कठिनाई होती है। मान लो क्लास में टीचर बच्चों को कुछ बता रहा है, लेकिन क्लास में जैसे थोड़ा क्लास का जो माहौल होता है, स्कूल का माहौल होता है, शोर भरा होता है, तो वहां पर जब टीचर बच्चों को बताता है, तो जब क्लास में शोर होती है तो बच्चों को टीचर की आवाज सही से सुनाई नहीं देती। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जब क्लास में टीचर बच्चों को बोलता है तो बच्चे समझ लेते हैं, लेकिन जो बच्चे ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं, इनमें अगर क्लास में थोड़ी सी भी शोर होती है ना, तो टीचर की आवाज, उन शोरगुल में टीचर की आवाज ये ठीक से सुन नहीं पाते। तो शोरगुल में इनको कोई आवाज सुनने में दिक्कत होती है। दे आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लासरूम नॉइज एंड द टीचर्स वॉइस, की वे कक्षा के शोर और शिक्षक की आवाज के बीच में अंतर करने में सक्षम नहीं हो पाते, जैसे बाकी नॉर्मल बच्चे हो जाते हैं। उनका मस्तिष्क कान द्वारा श्रवण जानकारी गलत व्याख्या करता है। मतलब क्या है
कि उनका जो जो भी आवाज आती है उस आवाज को ठीक तरह से सुन नहीं पाते, ठीक तरीके से वो इंफॉर्मेशन को रिसीव नहीं कर पाते। तो यहाँ पर उनको दिक्कत होती है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऐसा नहीं कि उनको सुनाई नहीं देता, सुनाई देता है, लेकिन जहाँ पे थोड़ा शोरगुल होता है ना, वहां पर वो चीजों को सही से सुन नहीं पाते। उनका जो माइंड है इंफॉर्मेशन को सही से रिसीव नहीं कर पाता। फिर हम नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करते हैं, अशाब्दिक अधिगम की अक्षमता, जहाँ पर जो टीचर्स के इशारे हैं, जो संकेत है, बच्चा उसको ठीक तरीके से नहीं रिसीव कर पाता। तो इट रिफर्स टू डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग नॉन वर्बल बिहेवियर और सोशल कॉज की, यह अशाब्दिक व्यवहार या सामाजिक संकेतों को समझने में कठिनाइयों को संदर्भित करता है। इसमें जो पीड़ित बच्चे होते हैं, ठीक है, शारीरिक भाषा, चेहरे के जो हाव भाव हैं, एक्सप्रेशन है, आवाज की जो टोन है, या संचार के जो अशाब्दिक पहलू हैं, उनको समझने में इनको संघर्ष का सामना करना पड़ता है। हाव भाव को एक जल्दी से नहीं समझ पाते जो नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित होते हैं, ठीक है। फिर विजुअल मोटर डेफिसिट की अगर हम बात करते हैं, दृश्य मोटर की कमी, तो यहाँ एक जो समस्या है देखने से संबंधित है। तो यहाँ पे फिर ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, दिखाई दे रहा है, लेकिन इट अफेक्ट्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड विजुअल इंफॉर्मेशन, की है व्यक्ति की दृश्य जानकारी को समझने की क्षमता को प्रभावित करता है, ठीक है। मान लो अगर बच्चों को हम दिखा दिए, हमने स्क्वायर एक बिल्कुल राउंड है और एक ओवल शेप है, दोनों बच्चों के सामने रख दिया, तो फिर उनमें वो पहचान नहीं कर पाता, उसको दोनों राउंड ही लगेंगे या दोनों उसको ओवल शेप ही लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी देखने में जो ये बारीकी है ना, इसको इसमें वो अंतर नहीं कर पाता बच्चा। इट कैन इम्पैक्ट अ पर्सन एबिलिटी टू रीड, राइट, ड्रॉ और एंड कॉपी, की व्यक्ति की पढ़ने, लिखने, चित्र बनाने और कॉपी करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। हो सकता है कि बच्चों को जो टाइगर है और जो पैंथर है दोनों एक ही जैसे लगे। तो प्रॉब्लम विद विजुअल परसेप्शन इंक्लूड नॉट बीइंग एबल टू रिकॉग्नाइज सबटल डिफरेंसेस इन शेप, रिवर्सिंग लेटर और नंबर, स्कीपिंग वर्ड, स्कीपिंग लाइंस और मिस जजिंग डेप्थ और डिस्टेंस की। दृश्य बोध में क्या होता है, समस्याओं में बच्चे जो आकृतियों में जो सूक्ष्म अंतर है उसको पहचानने में दिक्कत होती है। अक्षरों या संख्याओं को उलट देना, ठीक है, कि अक्षरों और संख्याओं को 6 का 9 कर दिया, 9 का 6 कर दे, यहाँ पे दिक्कत होती है। पढ़ते पढ़ते बीच में जो शब्द गायब कर देते हैं उनको स्किप कर देते हैं। लाइन को कुछ भी पढ़ते हैं, शब्दों को स्किप कर दिया, लाइन को स्किप कर दिया, ठीक है। और जो दूरी का अंतर उनको नहीं पता चलता, जैसे हम देखते हैं ना डिस्टेंस, अच्छा हम यहाँ पर हैं तो सामने गाड़ी उतनी दूर से आ रही है, तो उनको दूरी का अंतर नहीं रहता। कोई चीज मान लो आप ऊपर से नीचे गड्ढे में गहराई देखो तो उस गहराई को सही से वो नहीं माप करते, तो यहाँ पर उनको दिक्कत होती है। तो जो विजुअल मोटर डेफिसिट है, देखने से संबंधित समस्याओं का सामना बच्चों को करना पड़ता है। फिर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो यहाँ पर क्या है कि इस तरह के जो बच्चे हैं ना, उनका अटेंशन एक जगह नहीं रहता। क्लास में आपने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनका मन एक जगह नहीं लगता, बार बार बेचैन से रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम हैव डिफिकल्टी इन कंसंट्रेटिंग, की इस समस्या से ग्रस्त बालकों को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है, वो एक जगह बैठ नहीं सकते, वो बहुत कम समय के लिए अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, हमेशा बेचैन रहते हैं। और ऐसे बच्चे जो हैं, हमेशा ऐसे लोग जो हैं, ठीक है, कानून का पालन करने में, नियमों का पालन करने में उनको दिक्कत होती है, वो पालन नहीं कर पाते, ठीक है। तो दे फील बिग बिग इन फॉलोइंग रूल्स एंड लॉस, की यह नियमों कानूनों का पालन करने में बड़ा महसूस करते हैं। मतलब क्या है कि वो नियमों और जो कानून है उसका पालन जो उनसे वो करने में उनको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो थोड़ा सा सेंटेंस गलत हो गया, तो आप इसको मतलब इतना समझ लो कि उन बच्चों को जो इस तरह की जो प्रॉब्लम का सामना करते हैं, तो उनको नियमों और कानूनों का पालन जो करने में समस्या का सामना करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वो ध्यान एक जगह, वो हमेशा बेचैन रहते हैं, एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर सकते, तो इसलिए उनको इन चीज़ों का सामना करने में दिक्कत होती है, ठीक है। आप भी अपने क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होंगे, ठीक है, जो थोड़े हाइपर एक्टिव होंगे, जिनका ध्यान लगता नहीं होगा, जो हमेशा बेचैन रहते होंगे, जो हमेशा एक जगह ठीक से बैठने में भी उनको दिक्कत होती होगी। और फिर हम बात करते हैं मेमोरी प्रॉब्लम की, स्मृति समस्याएं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ते तो हैं, उनको याद नहीं होता,
ठीक है, देखिए मेमोरी की बात करें, तीन तरह की मेमोरी होती है। एक हमारी होती है वर्किंग मेमोरी, जो डेली लाइफ में हमारे काम आती है। ठीक है, जैसे मान लो आप कोई चीज कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, आप कैलकुलेट कर रहे हो कि 1938 कैलकुलेट किया और चीज़ों को फिर दिमाग से निकल गया, तो ये डेली जो हमारी वर्किंग नॉलेज है, डेली हमारी लाइफ में जो चीज़ें काम आ रही हैं। ठीक है, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, जैसे आपने किसी का नंबर याद किया। ठीक है, कल एग्जाम है, आज के टाइम में आप पढ़ रहे हो, जो आपने पढ़ा कल तक याद रहा, उसके बाद 2 दिन 3 दिन उसके बाद आप चीज़ों को भूल गए। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है वो 30 सेकंड से लेकर और कुछ दिन तक होती है। और धीरे धीरे शॉर्ट टर्म मेमोरी, आप इस पर ज़्यादा फोकस करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो यही मेमोरी लॉन्ग टर्म में बदल जाती है। ठीक है, तो if there are deficit in any or all of these type of memory, the ability to store and retrieve information required to carry out task can be impaired। कि अगर इन देखें तीन तरह की मेमोरी, अगर कोई भी मेमोरी में अगर मान लो बच्चों को समस्या होती है, उनकी वर्किंग मेमोरी ठीक नहीं है, उनके शॉर्ट टर्म मेमोरी ठीक नहीं है, लॉन्ग टर्म मेमोरी ठीक नहीं है, कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है, तो फिर बच्चे की लर्निंग में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने अलग अलग लर्निंग डिसेबिलिटी की बात की, और हमने जाना कि जो अलग अलग लर्निंग डिसेबिलिटी उसमें क्या क्या जो है बच्चों को लर्निंग रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।